लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख में आइसलैंड की बदलती हुई भौगोलिक बनावट के जरिए जलवायु परिवर्तन के असर को बेहद संवेदनशील और गहरे तरीके से सामने रखा गया है। लेखक बताते हैं कि आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां जमीन का आकार बदलना कोई नई बात नहीं। ज्वालामुखी, बर्फीले ग्लेशियर और काली रेत से भरे मैदान यहाँ के स्वाभाविक दृश्य हैं। लेकिन अब जो बदलाव हो रहे हैं वो सिर्फ प्रकृति की रचनात्मकता नहीं, बल्कि जलवायु संकट की चेतावनी है। जहां कभी समुद्री पक्षियों की चीख पुकार से गूंजते फुगलबर्ग हुआ करती थी, अब वहां सन्नाटा पसर रहा है क्योंकि पक्षी लौट नहीं रहे। जो पुल कभी ग्लेशियर से बहती नदियों के ऊपर बनते थे, अब वो सूखी जमीन पर खड़े हैं क्योंकि नदियां और बर्फ दोनों पीछे हट चुके हैं। लेख इस बात को भी गहराई से दिखाता है कि कैसे आइसलैंड की भाषा और उसका भूगोल हमेशा एक दूसरे से बात करते रहे हैं। नई पहाड़ियों और द्वीपों को नए नाम दिए जाते हैं और ये नाम संस्कृति, मिथक और संवेदना से जुड़े होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, जब बर्फ नहीं बचेगी, जब नदियां सूख जाएंगी, तब हम इन जगहों को क्या कहेंगे? क्या आइसलैंड तब सिर्फ लैंड रह जाएगा? लेख की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें चेतावनी देता है। प्रकृति धीरे धीरे नहीं, तेजी से बदल रही है और अगर हम अब भी नहीं चेते तो अगली पीढ़ी सिर्फ नामों और स्मारकों से ही पुरानी दुनिया को पहचान पाएगी। लेख एक सवाल छोड़ता है। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, हमें पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन क्या हम वाकई कुछ करेंगे? द गार्जियन के लेख में आज के डिजिटल दौर में प्रेम, रिश्ते और सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर लिखा गया है। लेख इस बात को उजागर करता है कि कैसे इन्फ्लुएंसर, कपल्स और डेटिंग क्रिएटर्स अपने निजी रिश्तों को इंटरनेट पर सार्वजनिक कर देते हैं और बदले में उसे एक तरह के ब्रांड में बदल देते हैं, जिससे उन्हें न सिर्फ लोकप्रियता बल्कि मुनाफा भी मिलता है। लेख में पुकी और जेड जैसे कपल्स के उदाहरण दिए गए हैं जो अपने महंगे गिफ्ट्स, रोमांटिक ट्रिप्स और परफेक्ट लाइफ को कैमरे के सामने प्रदर्शित करते हैं, जिससे उनके दर्शक इसे ही प्यार का आदर्श मानने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ इन्फ्लुएंसर्स हर हफ्ते नए नए डेट पर जाते हैं और अपने रिश्तों की विफलता को भी कंटेंट में बदल देते हैं। लेकिन दिखाना चाहता है कि सोशल मीडिया पर रोमांस की बनावटी दुनिया असल जिंदगी के प्यार से कितनी अलग है। छोटे छोटे भावनात्मक क्षण, नाराजगियों के साथ समझदारी या साथ में चुपचाप वक्त बिताना, ये असली रिश्तों की बुनियाद होते हैं, ना कि महंगे उपहार या कैमरे के सामने की गई कोई एक्टिंग। सबसे अहम बात यह है कि लेख ये भी सवाल उठाता है कि हम दर्शकों का क्या रोल है जब हम इन रिश्तों को केवल देखने वाले नहीं रहते, बल्कि इनमें भावनात्मक रूप से उलझ जाते हैं। लेख चेतावनी देता है कि आजकल एक रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रह गया, इसमें एक तीसरा किरदार भी होता है, ऑडियंस। इस तरह लेख आधुनिक रिश्तों के पीछे छिपे एल्गोरिदम, दबाव, दिखावे की संस्कृति और असली प्यार के खोते हुए मायनों पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। अल जजीरा में छपे लेख में दिलजीत दोसांझ की नई पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर उठे विवाद और सेंसरशिप पर गहराई से चर्चा की गई है। फिल्म विदेशों में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है, लेकिन भारत में इसे रिलीज होने नहीं दिया गया। वजह है फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी। लेख दरअसल इस सवाल को उठाता है कि जब दिलजीत जैसे लोकप्रिय और आलोचकों द्वारा सराहे गए कलाकार की फिल्म को सिर्फ एक पाकिस्तानी कलाकार की वजह से रोका जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देश में बढ़ती सेंसरशिप और कला की आजादी पर सवाल खड़े करता है। लेख बताता है कि भारत सरकार ने न सिर्फ इस फिल्म को सर्टिफिकेशन देने से रोका, बल्कि इसके ट्रेलर को भी भारत में ऑनलाइन देखे जाने से प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही अप्रैल में कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स और कलाकारों के कंटेंट पर डिजिटल बैन की एक लहर शुरू की, जिसमें ये फिल्म भी आ गई। लेख ये भी दिखाता है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री की संस्थाएं और संगठन सरकार के साथ खड़े होकर ऐसे कलाकारों का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं जो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करते हैं। लेख का बड़ा मुद्दा यह है कि भारत में रचनात्मक कामों की स्वतंत्रता लगातार सिमट रही है।
खासकर वो फिल्में जो सत्ता के खिलाफ या संवेदनशील मुद्दों पर बोलती हैं। उन्हें या तो रिलीज नहीं होने दिया जाता या फिर उस पर इतने कट लगाए जाते हैं कि उसकी आत्मा ही खत्म हो जाती है। लेख दिलजीत की एक और फिल्म पंजाब 95 का उदाहरण देता है, जो पिछले 2 साल से सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है, क्योंकि इसमें 1980 से 90 के दशक में पंजाब में हुए मानवाधिकार हनन की सच्ची घटनाएं दिखाई गई हैं। इस लेख का मकसद सिर्फ एक फिल्म के बैन पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि उस बड़ी और खतरनाक सोच की तरफ इशारा करना है जो कला, सिनेमा और विचार की आजादी को राष्ट्रवाद के नाम पर दबाने की कोशिश कर रही है। द डॉन में प्रकाशित लेख कराची में बार बार होने वाली इमारतों की गिरने की घटनाओं के पीछे के गहरे सामाजिक और ढांचागत कारणों को सामने लाता है। लेखक, जो स्वयं एक आर्किटेक्ट हैं, बताते हैं कि जब भी कोई इमारत गिरती है तो सरकार और एजेंसियां एक दूसरे पर दोष डालने लगती हैं, लेकिन असली वजह है कि गरीबों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। मजबूरी में लोग उन जगहों पर घर बना लेते हैं जो या तो सरकारी जमीन पर कब्जा करके हासिल की गई होती हैं या फिर किसी पर्यावरणीय खतरे वाले इलाके में होती हैं, जैसे नालों के किनारे या हाई वोल्टेज तारों के नीचे। इस अनौपचारिक बसावट की प्रक्रिया में पुलिस, स्थानीय एजेंसियां और डेवलपर सारे मिलकर भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। प्लॉट बेचने वाले, घर बनाने वाले और गैर कानूनी रूप से बहुमंजिला इमारत खड़ी करने वाले सब आपसी समझौते से काम करते हैं, लेकिन इनमें कोई इंजीनियरिंग प्लान, स्ट्रक्चरल सुरक्षा या सरकारी मंजूरी नहीं होती। लेख ये बताने की कोशिश करता है कि अब ये एक सिस्टेमैटिक और स्वीकार्य प्रक्रिया बन चुकी है, जिसमें सभी पक्षों को लाभ होता है, लेकिन रिस्क सिर्फ रहने वालों के सिर पर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समय इन इमारतों को गिराने का आदेश भी दिया था, लेकिन जब एक इमारत गिराई गई और इसका असर बहुत व्यापक दिखा तो कार्रवाई रोक दी गई, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाते और राजनीतिक दबाव बन जाता। लेखक समाधान की दिशा भी सुझाते हैं। पहला, गरीबों के लिए ऐसी जगहों पर प्लॉट उपलब्ध कराना जहां वो सुरक्षित घर बना सकें, और दूसरा, पहले से बनी कमजोर इमारतों को संरचनात्मक रूप से मजबूत करना। इसके लिए सामुदायिक स्तर पर तकनीकी मदद और सरकार की ऋण सहायता जरूरी होगी। लेखक अंत में इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे अख्तर हमीद खान ने औरंगी टाउन में सामुदायिक मॉडल खड़ा किया था, वैसे ही नई सोच और संस्कृति की जरूरत है ताकि इस गंभीर समस्या का समाधान हो सके। द वायर में छपा लेख बताता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया से जुड़ी रणनीति को किस तरह पूरी तरह बदल दिया। लेख सिर्फ आलोचना नहीं करता, बल्कि एक विश्लेषण देता है कि कैसे मोदी और उनके सहयोगियों ने मीडिया को मैनेज करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया, जिसमें आक्रामक प्रवक्ताओं की तैनाती, टेक्नोलॉजी का गहरा इस्तेमाल, सोशल मीडिया की पूरी फौज और चुनिंदा मीडिया संस्थानों से करीबी शामिल है। लेख बताता है ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, बल्कि 1990 के दशक से लेकर गुजरात दंगों, फिर 2014 के बाद की राष्ट्रीय राजनीति तक मोदी ने मीडिया को न सिर्फ अपने पक्ष में बोला, बल्कि इसे अपनी छवि गढ़ने का बड़ा औजार बना दिया। मुख्य बात यह है कि मोदी सरकार का मीडिया मैनेजमेंट सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि सत्ता के संवाद और आलोचना को नियंत्रित करने का एक नया मॉडल है, जिसमें सवालों से बचना, आलोचकों को निशाना बनाना और मीडिया की भूमिका को सीमित कर देना शामिल है। लेख ये भी दिखाता है कि कैसे सरकार ने पारंपरिक मीडिया को कॉरपोरेट दबावों, विज्ञापन और एजेंसियों के जरिए अपनी लाइन पर लाया और सोशल मीडिया पर अपने नैरेटिव को फैलाने के लिए संगठित तरीके से काम किया। मोदी की रणनीति में सिर्फ सरकार की छवि बनाना नहीं, बल्कि विपक्ष और आलोचकों की साख गिराना भी शामिल रहा। लेख की चिंता यह है कि इस नई मीडिया रणनीति से लोकतंत्र में संवाद, बहस और पत्रकारिता की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है, खासकर जब मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता के पक्ष में है और जो विरोध करे उसे देशद्रोही, एजेंडाधारी या आर्थिक दबाव में लाया जाए। तब सवाल उठता है कि लोकतंत्र में जनता तक सही, विविध और स्वतंत्र जानकारी कैसे पहुंचेगी। संक्षेप में लेख ये समझाना चाहता है कि भाजपा ने मीडिया से जुड़ी जो नई शैली अपनाई है, वो तकनीक और रणनीति से बेहद मजबूत है, लेकिन उससे लोकतंत्र की मूल भावना, जवाबदेही, आलोचना और पारदर्शिता को नुकसान पहुंच सकता है।
ये लेख इस गंभीर बदलाव की तरफ ध्यान दिलाने और इसके प्रभाव को समझने की कोशिश करता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।